चलो एवरीवन ध्यान दो अभी यहाँ पे आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आपको मैंने टेंसेस फाइंड आउट करने सिखाए थे और टेंस का कन्वर्जन भी सिखाया था। जरा एक बार कल का टेंसेस रिवाइज करते हैं। और सबसे पहले मेरे को ये बताओ, मैं हेल्पिंग वर्ब पूछूंगा डायरेक्टली, टेंस का मैं नाम लूंगा, उसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं आपको बस ये बताना है, ठीक है। और सबका आवाज आना चाहिए, कोई मुंह बंद करके नहीं बैठा रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, will be shall be, simple present tense, simple past tense, simple future tense, present perfect continuous tense, future perfect continuous tense। अभी वर्ब बताना है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा वो बताना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बी प्लस आईएनजी, ठीक है। अब टेंसेस जब फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले किसके पास जाते हो? तो हेल्पिंग वर्ब के जरिए अगर टेंस पता चल गया तो ठीक, अगर हेल्पिंग वर्ब के जरिए टेंस नहीं पता चला तो दो ऑप्शन होंगे, या तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या तो वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो अब किसके पास जाओगे? वर्ब के पास। वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस। वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है तो अगर वर्ब का ऐसा फॉर्म है जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होता है तो सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और वर्ब के साथ एस और ईएस ये दो में से कोई एक चीज लगा हुआ है तो, और वर्ब अगर सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और वर्ब के साथ एस ईएस दोनों में से कुछ नहीं लगा है तो सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और अगर वर्ब सॉरी सब्जेक्ट आपका प्लूरल है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट लिखोगे तो भी राइट मिलेगा, सिंपल पास्ट लिखोगे तो भी राइट मिलेगा, ठीक है। जब टेंसेस कन्वर्ट करना होता है तो कौन सी दो चीजें चेंज होती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो जब भी आपको एक टेंस से दूसरे टेंस में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चेंज करनी होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। अब मैंने आप लोगों को वो बोला था कि ग्रामर में आपका कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस, चलो निकालो जरा नोट्स निकालो। मैं कुछ क्वेश्चंस उसी में का दे रहा हूँ जो आपको अभी के अभी तुरंत सॉल्व करना है। नोटबुक निकालो और लिखो। Arshad had been wearing glasses. Arshad had been wearing glasses. Arshad, A-R-S-H-A-D. Arshad had been Arshad had been wearing glasses. ब्रैकेट में लिखो पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको उसको कन्वर्ट करना है। Arshad had been wearing glasses, ब्रैकेट में पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको कन्वर्ट करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस, टेंस जब चेंज होता है तो कौन सी दो चीजें चेंज होती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। चेंज करो।
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हार्ड। और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। अब सब दिक्कत ये है कि वियरिंग है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? WERE, वेयर। सेकेंड फॉर्म वोर, WORE। और थर्ड फॉर्म वॉर्न, WORN। वियर, वोर और वॉर्न। ठीक है, तो अरशद had worn glasses, ये इसका अरशद had worn, WRN, worn glasses। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइंस्टाइन was teaching music। आंसर उसका हो गया लिख के, अरशद had worn, WRN, worn glasses। आइंस्टाइन, INSTEIN, आइंस्टाइन was teaching music। मुंह बंद करो, लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। आइंस्टाइन was teaching music, ब्रैकेट में लिखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आइंस्टाइन was teaching music, ब्रैकेट में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जल्दी कन्वर्ट करो। हो गया? आंसर क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी, और कंटिन्यूअस है तो इसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, वर्ब के साथ आईएनजी। तो आइंस्टाइन विल बी टीचिंग म्यूजिक। ओके, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखो, जब भी आपको टेंसेस चेंज करना है तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये दो चीज चेंज करनी है। अब आज हम लोग चलते हैं न्यू टॉपिक के ऊपर, जो सीखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस जो होता है ना किसी भी तरह का, He was jobless for 6 months, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। देखो, he was jobless for 6 months, ब्रैकेट में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसके अंदर आपके पास वर्ब भी नहीं है, बराबर। इसी वजह से हम लोग सेंटेंस को जब पहचानते तो हम किसके पास जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ। बहुत लोग बोलते हैं कि वर्ब के जरिए हम टेंस पहचानते हैं। अगर वर्ब के जरिए आप टेंस पहचानने बैठोगे तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करोगे फिर? तो हम इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के पास जाना है टेंस पहचानने। पहचानो पहले टेंस किस में है। पास्ट में वॉज है तो पास्ट में, पास्ट में कौन सा? पास्ट कंटीन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस का लगा हुआ है, ठीक है। किसमें बोला है? प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। यहाँ पे क्या लगेगा? क्या वर्ब है कहीं पे? यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब वर्ब है ही नहीं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे लगेगा? he has jobless। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या ये सेंटेंस सही हो रहा है?
ही हैज जॉबलेस फॉर 6 मंथ। क्या ये सही लग रहा है किसी भी एंगल से? तो क्या आप ऐसे सेंटेंसेस में डायरेक्टली ऐसा यूज कर सकते हो क्या? कर सकते हो? तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बीन लगाना पड़ेगा, BEEN। क्या करना पड़ेगा? बीन लगाना पड़ेगा, BEEN। अगर आप समझा? देखो हेल्प मेन वर्ब है क्या आपके पास? नहीं है। जब भी मेन वर्ब नहीं होगा तो वहां उस जगह पे क्या लगा दोगे आप? बीन, ताकि आपका सेंटेंस सही हो सके। ओके, अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, क्या ये सही लग रहा है? सुनने में एक्यूरेट लग रहा है? यस, क्योंकि यही करेक्ट होगा। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपके पास मेन वर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, उसके जरिए हमने फाइंड आउट तो कर लिया, लेकिन अब बात आ रही है कन्वर्ट करने का। कन्वर्ट करते टाइम हम दो चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं। कौन कौन सी दो चीजें कन्वर्ट करते हैं? एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के बाद जरा सेंटेंस पढ़ के देखो ना, ही हैज जॉबलेस फॉर 6 मंथ। किसी भी तरह से इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस सही लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो इसीलिए जब ऐसा सिचुएशन होगा, कोई भी टेंस में होने दो, वहां पे आप क्या लगाओगे? फिर बीन लगाओगे। ही हैज बीन जॉबलेस फॉर 6 मंथ। ओके, समझ गया? समझा के ऊपर से गया? जब भी परफेक्ट है, और ये मेजरली सिचुएशन सिर्फ परफेक्ट के ही साथ होगा, ठीक है, जहां पे आपके पास मेन वर्ब नहीं होगा, फिर भी आपको कन्वर्ट करना है। बहुत रेयर है ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट 12th में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, 12th वाला। ओके, और 8 वाला he was my best friend, तो उसको सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। he was my best friend। my best friend, सिंपल प्रेजेंट में ना। अब देखो हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ गया है जहां पे हमको सिंपल प्रेजेंट में करना है। बराबर, सिंपल प्रेजेंट में करना है। चेंज द वॉइस, आपको कुछ याद आ रहा है क्या? चेंज द वॉइस के टाइम पे ये बेसिकली थोड़ा क्या मतलब एडवांस लेवल है, तो वहां पे अब यहाँ ये वाले क्वेश्चंस में ना फिर हमको अब चेंज द वॉइस का लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जब अब यहाँ पे बिना हेल्पिंग वर्ब के काम हो सकता है हमारा? नहीं हो सकता है। अब बोलोगे सर हिडन हेल्पिंग वर्ब है ना, वो लगा दो, डू, डज और डिड। ये 3 हिडन हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं आज आपको बताता हूं, ये दोनों प्रेजेंट टेंस के हैं, सिंपल प्रेजेंट के, और ये सिंपल पास्ट का है। अब सबसे बड़ा बात आता है ना कि ये हिडन हेल्पिंग वर्ब यूज कब होता है? कोई बता सकता है कि हिडन हेल्पिंग वर्ब यूज कब होता है? कोई भी? ये वाले हिडन हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही सिचुएशन में यूज होता है, उसके अलावा कभी भी ये यूज नहीं हो सकता है। क्वेश्चन टैग पे लेकिन क्यों हिडन हेल्पिंग वर्ब भी क्यों यूज होता है? तो क्यों सिर्फ वहीं पे, उसके अलावा किसी जगह चेंज द वॉइस में क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि हिडन हेल्पिंग वर्ब यूज सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है, जब हमको नॉट लिखना होता है। अब आप क्वेश्चन टैग याद करो जरा। सेंटेंस अगर ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो उसमें हिडन हेल्पिंग वर्ब आया हुआ रहता है, बराबर। और अगर कोई भी सेंटेंस बनाओगे ना तो डू, डज, डिड के साथ हमेशा नॉट लगा ही रहेगा सेंटेंस में, समझे? अब बोलोगे सर ही डिड द वर्क, यहाँ पे डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, यहाँ पे डिड वर्ब है, ही डिड द वर्क, उसने काम कर लिया, समझे? ही डज द वर्क, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जैसा नहीं आया है डज, यहाँ पे वर्ब के जैसा आया है, उसने काम किया। ही डज नॉट कंप्लीटेड द वर्क। अब बात करो, he does not completed the work। अब यहाँ पे does helping verb जैसा है कि क्या है? वर्ब क्या है? completed, यानी फिर does क्या होगा? helping verb। he didn't do the work, he doesn't do the work। do और does दोनों एक साथ आ गया, लेकिन does क्या है यहाँ पे?
हेल्पिंग वर्ब, और डू क्या है? वर्ब। ही डजंट डू द वर्क, समझे? तो इस वजह से तो हिडन हेल्पिंग वर्ब सिर्फ कब आता है? जब हमको नॉट लिखना होता है, ऐसे सिचुएशन में ही सिर्फ और सिर्फ हम डू, डज और डिड का यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है, तो क्या मेरे पास है कोई हेल्पिंग वर्ब? तो मैं कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब यूज करता, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। ये सेम चीज हम लोग चेंज द वॉइस के टाइम पे भी यूज करते हैं। चेंज द वॉइस में जब हमको दिया रहता है एक्टिव से पैसिव जाने के लिए, तो कंपल्सरीली हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। बराबर बोल रहा हूं मैं? अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि एक सिंपल ये है कि ही वांटेड द बुक, ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। अगर मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूं तो हमारा रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, द बुक। क्या हम टेंस चेंज करते हैं चेंज द वॉइस में? नहीं होता है। अब सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस ही रखना पड़ेगा। सिंपल पास्ट टेंस में कोई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है? नहीं होता है। सिंपल पास्ट टेंस में होता है हेल्पिंग वर्ब? नहीं। हिडन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हिडन हेल्पिंग वर्ब यहाँ लग पाएगा क्या? हिडन हेल्पिंग वर्ब सिर्फ वहां लगेगा जहां पे हमको नॉट लिखना होगा, तो यहाँ लगा सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे सिचुएशन में हम कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। कंटीन्यूअस में सिंपल का पास्ट में कंटीन्यूअस वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज और वर। यहाँ पे क्या रहेगा? द बुक वाज, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, अब वर्ब। द बुक वाज वांटेड। कुछ समझ में आया? तो अगर हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए तो हम कौन सिंपल वाले टाइप, सिंपल में सिंपल सेंटेंस है और वहां पे अगर हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हम किसके हेल्पिंग वर्ब की मदद लेंगे? कंटीन्यूअस की। तो अब ये वाला सेंटेंस देखो, ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड, किसमें है? किसमें करना है? अब किसमें करना है? सिंपल प्रेजेंट में। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज माय। समझे? यानी सिंपल सेंटेंस में अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हमको चाहिए ही चाहिए तो आप किसका हेल्पिंग वर्ब उठाओगे? कंटीन्यूअस का। अगर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का मदद चाहिए तो परफेक्ट टेंस में आप क्या लगा दोगे? बी में। समझे? BEEN। परफेक्ट को परफेक्ट कंटीन्यूअस में और सिंपल को कंटीन्यूअस में। ओके, समझ में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब, हाँ हेल्पिंग वर्ब का हम बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में आप कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लोगे और परफेक्ट सेंटेंस में आप परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लोगे। बराबर? अगर यहाँ देखोगे तो हैज बीन, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता है। बराबर? ओके, समझ गया? ठीक है, चलो अब चले हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ऊपर। ध्यान दो सभी लोग। सबसे पहले हम लोगों ने बचपन में कोई चीज सीखा है ना, वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और उसके बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखा है और उसके बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सीखा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर नहीं आऊंगा मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ऊपर आऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है? बेसिकली एक सब्जेक्ट का मतलब मैंने कल भी बताया था, एक सेंटेंस में जिस भी इंसान के बारे में बात होती है, भले वो इंसान हो या कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी हो, जिस चीज के भी बारे में सेंटेंस में बात होगी वो क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट की अगर मैं बात करूं तो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट, उसके अलावा बाकी बचा हुआ पूरा प्रेडिकेट। अब बोलोगे सर सब्जेक्ट प्रेडिकेट, अभी जो रिसेंटली मार्च वाला 12th का पेपर आया था उसमें 1 मार्क के लिए क्वेश्चन था आइडेंटिफाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट। 12th के पेपर में 1 मार्क के लिए आइडेंटिफाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सोचो, तो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो 5वीं 6वीं में सिखाया जाता है। अब मैं बताऊं, जिसको नहीं पता होगा ना वो भी गलत करके आया होगा, जिसने कभी नहीं किया होगा।
क्यों? क्योंकि अपने को बेसिक के बारे में नहीं पता और 12th में वो लोग आपको हार्ड क्वेश्चन से ज्यादा ना सबसे आसान क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों? क्योंकि आसानी तो हमको नहीं आता है, बेसिक क्वेश्चन हमको लोग को। अब मैंने आपको 4 लाइन की बुक में एबीसीडी लिखने दिया, मेजॉरिटी लोगों को सब बोल रहे बचपन में किया, तो अगर इतना ही बचपन में किया है तो 4 लाइन की बुक में एक बार में क्यों नहीं लिखने आया? सबका हाथ क्यों इधर उधर हो रहा है कि 4 लाइन में नहीं लिख पा रहे हो आप लोग? क्योंकि बेसिक गलतियां, हम बेसिक चीज पे नहीं ध्यान देते हैं कभी भी। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे को जरा इसका बताना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक कभी यहाँ बैठे हुए किसी का भी मार्क्स बहुत कम आया है क्या? सबका बहुत अच्छा मार्क्स आता है आप? और 8th 9th में ऑटोमेटिक कम हो गया मार्क्स, 9th में तो बहुत कम हुआ सबका लगभग, फिर 10th में हो सकता है धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन फर्स्ट टू फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक कभी किसका मार्क्स कम आया क्या? क्यों नहीं कम आया? सुनो, मैं आपको ना कारण बताता हूँ क्यों कम नहीं आता था। पता है, फर्स्ट से 6 7 तक हमको क्या, फर्स्ट टू फोर्थ ही गिनो, चलो 5 6 7 भी जान दो, फर्स्ट टू फोर्थ तक बात करो, कभी किसका मार्क्स कम नहीं आता था, सबको फुल आता था। क्यों पता है? हम लोग जब पढ़ने बैठते थे तो हमको स्कूल में टीचर लोग क्या करते थे पता है? जो पेपर पैटर्न लिखाते थे, पेपर पैटर्न के हिसाब से हम पूरी बुक में से क्या करते थे पहले, अब मान लो फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, वन सेंटेंस, क्वेश्चन आंसर। तो हम क्या करते थे, फिल इन द ब्लैंक्स पूरी बुक में जितने हैं एक जगह पहले लिख लेते थे, पूरी बुक में जितने मैच द कॉलम में एक जगह लिखते थे, पूरे बुक में जितने वन सेंटेंस एक जगह लिखते थे। फिर हम क्या करते थे, पूरे बुक के सारे फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से याद कर देते थे, पूरे बुक के सारे मैच द कॉलम याद कर देते थे। अब मेरे को एक बात बताओ, इससे फायदा क्या होता था? पूरे बुक में से अब फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी आ जाए, क्या आपका रॉन्ग होने वाला है एग्जाम में? वन सेंटेंस रॉन्ग होने वाला है एग्जाम में? ये चीज आप लोगों ने 8वीं में आने के बाद आज तक कभी की है? इसी वजह से कभी हमको मार्क्स नहीं आता है 8th स्टैंडर्ड के बाद। यही कारण है कि हमको 8th स्टैंडर्ड के बाद कभी मार्क्स आता है। एक और बात, फर्स्ट टू फोर्थ तक हम रोज स्कूल जाते थे, हम रोज ट्यूशन जाते थे और एटलीस्ट रोज आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ाई करते थे घर पे, बराबर? स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, कुछ ना कुछ 1 घंटा रोज घर वाले बिठाते थे पढ़ना। उसमें 1 घंटे में क्या करते थे आप बैठ के? थोड़ा बहुत लर्न करते थे, जो होमवर्क लिखना रहता था वो लिख लेते थे। 8th स्टैंडर्ड के बाद से जरा याद करो, कब ऐसा दिन आया होगा कि रेगुलरली आपने 1 महीना रोज 1 घंटा बैठ के पढ़ाई की होगी? रोज 1 घंटा लिखना छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, खाली लिखने को पढ़ाई नहीं बोलते हैं, रेगुलरली 1 घंटा। फर्स्ट टू फोर्थ तक रेगुलरली पढ़ाए, फर्स्ट टू फोर्थ तक मार्क्स भी आया, 8 के बाद तो पढ़ाई नहीं किया वैसे, तभी तो मार्क्स नहीं आ रहा है। अब आपको समझ में आया कि एक्चुअल में हमारे मार्क्स ना आने का मेजर गलती कहां हो रहा है? हम अपनी बेसिक्स जो बचपन में करते आए हैं वही चीज खराब कर दिया। मैंने आप लोगों को 4 लाइन में लिखने को लगाया और मैं 1.5 महीना आपसे 4 लाइन में लिखवाने वाला हूँ। पता है क्यों 4 लाइन में? मेरे को एक बात बताओ, सब बोलते हैं हैंडराइटिंग खराब है, हैंडराइटिंग खराब है। हैंडराइटिंग सुधारने के लिए आज तक किया ही क्या है आपने? और हैंडराइटिंग का मतलब क्या है? आप पैराग्राफ लिखते हो पेपर में, पैराग्राफ बनता किससे? सेंटेंस से। सेंटेंस बनता किससे? वर्ड से। वर्ड किससे बनता है? लेटर से। यानी सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो? लेटर गंदी तरह से लिखते हो। अगर आप लेटर ही गंदी तरह से लिखोगे तो एट द एंड वर्ड गंदा दिखेगा, वर्ड गंदा दिखेगा तो सेंटेंस अच्छा नहीं दिखेगा, सेंटेंस अच्छा नहीं दिखेगा तो पैराग्राफ खराब दिखेगा, बराबर? अगर आपने अपना लेटर यानी अल्फाबेट सुधार लिया तो ऑटोमेटिक आपका हैंडराइटिंग बदल जाएगा। समझ में आया कुछ? कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का सबसे आसान सॉल्यूशन होता है उसका बेसिक जड़ पकड़ो कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है। समझ में आए? इसी तरह से ग्रामर के भी टॉपिक्स है। मैं कभी भी ग्रामर, अभी मैंने फर्स्ट डे सीधा क्लॉजेस को लेके गया, मैं मेजॉरिटी लोगों के सर के ऊपर से गया, समझा ही नहीं कि क्या हो रहा है। अब 8-10 लेक्चर होने के बाद मैं वही क्लासेस वापस पढ़ाऊंगा और तब देखना वो सारी चीजें आपको समझेगी। कल टेंसेस को मैंने इतना टाइम दिया बकायदा, टेंसेस समझ में आया? अभी कन्वर्ट कर पा रहे हो? और इससे पहले हो सकता है मेजॉरिटी लोग कर पा रहे होंगे, बट 4-5 भी ऐसे लोग होंगे जो टेंसेस नहीं कन्वर्ट कर पा रहे होंगे, तो अब वो हो सकता है शायद कर पाए, बराबर? कहीं ना कहीं आपके माइंड में सारे हेल्पिंग वर्ब बैठ गए, आपको पता चल गया कि टेंस कभी भी चेंज करना है। जो आज तक आप वर्ड क्वेश्चन आती सोचते हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आप कभी भी टेंस कन्वर्जन है ना, आपको सिर्फ 2 चीजें ही देखनी है। पहला हेल्पिंग वर्ब चेंज करो, दूसरा मेन वर्ब चेंज करो। ये 2 चीज चेंज हुई, आपका आंसर राइट हो जाएगा वहीं पे। समझ गए?
ओके, अब आते हैं हम नया टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात हो रही है वो क्या होगा? सब्जेक्ट। और उसके अलावा सेंटेंस में बचा हुआ जितना भी कुछ रहेगा वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसके अंदर मेरे को सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताओ। बताओ। The boy hit the man when he was running. सब्जेक्ट क्या है? और प्रेडिकेट? सब्जेक्ट है आपका द बॉय, और उसके अलावा बचा हुआ पूरा पार्ट क्या है आपका? समझा? अब सोचो, जिसको यही नहीं पता, अब ये एक्चुअल क्वेश्चन है कि अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट में आएगा तो ऐसा पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आएगा, बड़ा थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा होगा जिसके अंदर काफी चीजें होंगी। अब यहाँ से आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट निकालना है। अब जिसको नहीं समझेगा या जिसको नहीं आइडिया होगा कुछ भी, वो कुछ भी सब्जेक्ट मार्क कर देगा और कुछ भी प्रेडिकेट कर देगा। मैं बोल रहा हूँ ना, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो डायरेक्ट पूछेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताओ एक मार्क का। और यही हुआ, ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट पूछा था इस बार के 12th के पेपर में, और आधे ज्यादा लोगों को नहीं पता था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस बार 12th के बच्चे दिए, बहुत लोगों को ही नहीं है सर सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सुना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है? किसी को आइडिया नहीं है सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, जो कि सबसे पहले यही सीखा है आप लोगों ने 3rd 4th में, 2nd 3rd में सिखाया जाता है। समझा? सब्जेक्ट प्रेडिकेट निकाल लोगे। अब मैं आ जाता हूँ, ये प्रेडिकेट के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है पता है? ये प्रेडिकेट के अंदर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ये प्रेडिकेट के अंदर आपका वर्ब होता है, ये प्रेडिकेट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ये प्रेडिकेट के अंदर आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। बराबर? समझ गए? अब अगर हम लोग बात करें, सब्जेक्ट तो आपको समझ जाएगा कैसे निकालना है, क्या निकालना है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो वर्ब दो तरह का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। क्या कंपल्सरीली हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा ही? नहीं। कब कब नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब? सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट। लेकिन क्या हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए हमको? सॉरी, मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए चेंज द वॉइस करने के लिए? विदाउट मेन वर्ब के चेंज द वॉइस हो ही नहीं सकता है, ये ध्यान रखना। विद चेंज द वॉइस का जितना भी क्वेश्चन अगर है तो वो करने के लिए हमको मेन वर्ब चाहिए ही होगा। समझ गए? तो वर्ब चाहिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब आप सबको पता है, हम लोगों ने ग्रामर के लेक्चर में पूरा हेल्पिंग वर्ब भी किया, वर्ब भी आपको कहीं ना कहीं पता है, यानी सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बता दिया, वर्ब भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी दो चीजें होती है, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो पहले तो आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर आ गया वर्ब, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है जिसके जरिए, जिसके ऊपर हमारा एक्शन हो रहा है। वर्ब जिसके ऊपर हो रहा है, जैसे कि रनिंग, तो वो किस चीज के ऊपर हो रहा है? अभी यहाँ पे बात हो रही है, इधर एक्शन कौन सा हो रहा है? हिट कर दिया। किसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है? द मैन के ऊपर। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? द मैन। समझा कुछ दिमाग में क्या? यानी जो वर्ब है वो वर्ब किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, उस चीज को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपने ये तो बोल दिया द मैन ये है, फिर बाकी पार्ट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। अब बात आती है सर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है ना, जो आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में या फिर वर्ब के बारे में या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में या तो ऑब्जेक्ट के बारे में क्या दे? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, when he was running, यहाँ पे किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है? सब्जेक्ट के बारे में। समझा? कैसे पता चला? Because when he was running,
द बॉय हिट द मैन व्हेन ही वाज रनिंग। अब यहाँ पे लेकिन दिक्कत है, अपने को ये नहीं पता कि ही किसके लिए आया है। बॉय के लिए भी हो सकता है और मैन के लिए भी। तो अगर ये बॉय, ये जो ही है ये बॉय के लिए आया है तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल रहा है हमको? एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन अगर ये ही आपका मैन के लिए आया रहता तो किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता चल रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में। समझा? एक और बोलता हूं, द बॉय हिट द डॉग वेरी ब्रूटली। सब्जेक्ट क्या है? वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो वेरी हार्ड क्या है? वेरी ब्रूटली क्या है? अब ये कॉम्प्लीमेंट किस चीज के बारे में है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है? सोचो। अबे बेवकूफ लोग, वर्ब के बारे में। मारा है, कैसे मारा है? बुरी तरह से। समझा कुछ? बुरी तरह से। बुरी तरह से क्या? मारना। समझा कुछ? वेरी ब्रूटली। तो ये कॉम्प्लीमेंट किसका कॉम्प्लीमेंट है? वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। समझे? यानी एक सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट किस चीज से किस चीज के लिए होता है? या तो सब्जेक्ट के लिए, या तो या फिर ऑब्जेक्ट। तीनों में से किसी के लिए भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है सर कॉम्प्लीमेंट क्या हमेशा सेंटेंस के एंड में ही होगा क्या? आपको लगता है? नहीं। सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, या फिर सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट। समझा? डिपेंड करता है आपका सेंटेंस आपको कैसे फ्रेम करना है। ओके, आप जैसा चाहो वैसा क्या कर सकते हो? फ्रेम कर सकते हो। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, चलो सब्जेक्ट पता चल गया। क्या होता है सब्जेक्ट? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो हमको हमारे टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सेंटेंस का। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो टेंस का इंफॉर्मेशन दे वो। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो टेंस का इंफॉर्मेशन दे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? जो एक्शन हो रहा है। वर्ब क्या होता है? जो एक्शन हो रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर वो एक्शन कंप्लीट हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर वो एक्शन कंप्लीट हो रहा है। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलता है हमें सब्जेक्ट, वर्ब या तो ऑब्जेक्ट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में, या तो वर्ब के बारे में, या तो ऑब्जेक्ट के बारे में। समझ गया? क्लियर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अभी क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे जहां पे आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा और कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करके बताना होगा कि वो कॉम्प्लीमेंट किसका। आपको क्वेश्चंस है 20-25 क्वेश्चन है। अब करना कैसे है? देखो डिटेल में हो सके इसके लिए कैसे करना है। आपका जो क्वेश्चन रहेगा, रुक जाओ, पहले ये लिखना रहेगा, उसके बाद वो चीजें। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है? पहले आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आपने हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई किया वहीं पे आपको क्या लिखना है? उसके साथ साथ उसका टेंस भी लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो गया, हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई हो गया। हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करने के बाद टेंस आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद क्या आइडेंटिफाई करना है? वर्ब आइडेंटिफाई करना है। वर्ब आइडेंटिफाई हो गया, अब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करना है, और कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करके क्या बताना है कि कॉम्प्लीमेंट किसके लिए है। क्या वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? ऐसे ही लिख रहा है आपको। वो लिख दिया पार्ट, डैश लगा के सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर वर्ब कॉम्प्लीमेंट, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ गया? ठीक है, पहले आपको जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करना है। ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस का आपको सब्जेक्ट आपने लिखा, मान लो सेंटेंस पहले लिखना, फिर डैश लगा के लिख दो सब्जेक्ट, फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब लिखो, डैश लगा के लिख दो
क्या हेल्पिंग वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब की मदद से आपको क्या पता चल जाएगा, टेंस। तो टेंस भी आइडेंटिफाई करना है वो सेंटेंस का। फिर आपको उस सेंटेंस का वर्ब आइडेंटिफाई करना है। फिर आपको उसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। फिर उसी सेंटेंस का आपको कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करना है, और कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करके वही को उसका क्या बताना है, टाइप बताना है कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अभी समझ में आया? यानी जितने भी आपके 25 सेंटेंस है, वो 25 के 25 सेंटेंस में 6-7 चीजें क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। ओके, पहले ये वाला पार्ट इतना कॉपी कर लो और उसके बाद आपका नोट्स निकालो, उसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। जल्दी करो, वीडियो पॉज कर दो।